बायोमोलिक्यूल्स में नाइट्रोजनस बेसिस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और इन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस को डिस्कस करते हुए हम डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अगर मैं डीएनए जो कि बायोपॉलिमर है इसके बारे में डिस्कशन करूं या इसकी बात करूं तो हमारे पास डीएनए में कुछ बेसिस प्रेजेंट हैं जिन्हें हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, राइट। ये नाइट्रोजनस बेसिस दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे बेटा हम। वन इज कॉल्ड एज प्यूरीन एंड अनदर इज कॉल्ड एज पाइरिमिडीन। इसके अलावा डीएनए का एक जो मेन कंपोनेंट है दैट इज शुगर, जो कि 5 कार्बन की साइक्लिक शुगर है एंड वी कॉल दिस शुगर एज पेंटोज शुगर। ये शुगर होती है, यहाँ पे ओ होता है। एनर्जी के लिए हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप होता है विच इज कॉल्ड एज H3PO4, राइट। तो H3PO4 एनर्जी का एक फॉर्म है। इन सब से मिलकर हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल बना है। चलिए पहले नाइट्रोजनस बेसिस की बात करेंगे। प्यूरिन्स क्या होते हैं और पाइरिमिडीन्स क्या होते हैं। प्यूरिन्स जो है मेरे पास दो टाइप से क्लासिफाइड है। वन इज कॉल्ड एज एडेनाइन एंड अनदर इज कॉल्ड एज ग्वानाइन, ठीक है। एडेनाइन को ए से डिनोट करते हैं और ग्वानाइन को जी से डिनोट करते हैं। जबकि पाइरिमिडीन्स जो है मेरे पास दे आर ऑफ 3 टाइप्स। वन इज साइटोसाइन which is denoted by C, another is thymine and another is uracil. Uracil जो है this is the base of RNA. यूरेसिल किसका बेस रहेगा? इट इज द बेस ऑफ आरएनए। थाइमीन के प्लेस पे पाइरिमिडीन्स में यूरेसिल होता है और बाकी के नाइट्रोजनस बेसिस कॉमन होंगे। मतलब इफ इन केस मैं आपको सब कुछ समराइज करके बताऊं तो आरएनए में ए, यू, जी और सी होता है, जबकि डीएनए में मेरे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो एक बेस मेरा अलग है, डिफरेंट है। एडेनाइन यू के प्लेस पे यहाँ पे होगा थाइमीन, guanine and cytosine will be common, right? So this is how we have purines and pyrimidines जिनको मिलाकर हमारा डीएनए का एक मॉलिक्यूल प्रिपेयर किया जाता है। चलिए एक बार पाइरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर देख ले। पाइरिमिडीन्स को याद करने के लिए आप CUT रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, कट द पाई ऐसा याद रख लीजिए। तो कट द पाई में ये जो तीन है इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है बेटा, एक एसोसिएशन बनता है जिसके थ्रू आप ये वाला नाइट्रोजनस बेस भी बना सकते हैं और ये वाला नाइट्रोजनस बेस भी बना सकते हैं। मतलब U को ड्रॉ कर लिया ना तो U से आप C भी बना लोगे, T भी बना लोगे। डिफरेंस क्या है हम वहां से समझते हैं। सबसे पहले मैं यूरेसिल का डायग्राम देख लेती हूँ या यूरेसिल का स्ट्रक्चर देख लेती हूँ। हर वर्टाइस पे आपको कार्बन को इमेजिन करना है। ईच एंड एवरी वर्टाइस विल हैव कार्बन। ऑक्सीजन का प्लेसमेंट यहाँ पे कर दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, राइट। इस तरीके से ये मेरा यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन, ये मेरा एक टिपिकल यूरेसिल है। अब इस यूरेसिल में जब आप मिथाइलेशन कर दें या अमीनेशन कर दें तो आप थाइमीन बना सकते हैं या साइटोसाइन बना सकते हैं। देखिएगा अगर मैं इसका अमीनेशन कर दूं, इस पे एक अमीन ग्रुप ऐड कर दूं, कहाँ पे ऐड हो जाएगा बेटा अमीन ग्रुप? देखिएगा यहाँ पे जो O है, जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को मैंने रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया? NH2। ये अमीनेशन ग्रुप हो गया। रेस्ट थिंग विल बी कॉमन, यहाँ पे भी O आ जाएगा, यहाँ पे N आ जाएगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन याद रखेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन एक फर्स्ट ये रहेगी, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड ये, तीसरा बाहर की तरफ रहेगा, राइट। तो जब आप यूरेसिल का अमीनेशन करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? साइटोसाइन। देखिए यूरेसिल में सिर्फ इस पोजीशन और इस पोजीशन में डिफरेंस आएगा यूरेसिल से साइटोसाइन में, राइट। डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम रहेगी, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको डबल बॉन्ड ऐड करना पड़ेगा। ऐसे करके याद रखेंगे तो ये इजीली याद रह जाएगा। अब देखिए अगर इस यूरेसिल को आपको थाइमीन में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मिथाइलेशन। तो रेस्ट थिंग जो कॉमन है वो पहले ड्रॉ कर देती हूँ। इतना कॉमन है बेटा, सिर्फ एक जगह डिफरेंस आएगा और वो यहाँ पे इस जगह पे आपको मिथाइल ग्रुप ऐड करना है। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब हाइड्रोजन था कार्बन से, इस हाइड्रोजन की जगह आप क्या लगा देंगे? मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। और ये मिथाइल ग्रुप लगा देने से जो डबल बॉन्ड है अब वो यहाँ का यही रहा। डबल बॉन्ड की पोजीशन देख लीजिए, एक यहाँ रहेगा, एक बाहर रहेगा। अब अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं, सिर्फ एक है और एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे प्रेजेंट है। कैसे याद रखेंगे बेटा? नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 और कार्बन की वैलेंसी होती है 4।
तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे 3 और 4 की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन का प्लेसमेंट कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से हमारे पास ये 3 तरीके के पाइरिमिडीन्स हैं। याद रखने का तरीका कट द पाई कर सकते हैं, यूरेसिल का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, और यूरेसिल से आप थाइमीन भी बना सकते हैं, यूरेसिल से आप साइटोसाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप के नाइट्रोजनस बेस पे जिन्हें हम बोलते हैं पाइरिमिडीन्स, राइट। सो पाइरिमिडीन्स जो है, पाइरिमिडीन्स वेट सॉरी प्यूरिन्स, हमने पाइरिमिडीन्स डिस्कस कर लिए। लेट अस नाउ टॉक अबाउट प्यूरिन्स। प्यूरिन्स जो है, प्यूरिन्स में मेरे पास ये डबल रिंग कंपाउंड होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। प्यूरिन्स आर डबल रिंग कंपाउंड। 2 प्यूरिन्स है मेरे पास, एक है एडेनाइन और दूसरा है ग्वानाइन। याद रखने का तरीका काफ़ी आसान है बेटा, ये एक नाइट्रोजन, फिर उसके बाद सी 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 एन सी, ऐसा ये एक बेस रिंग बनाई है मैंने। यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन ऑल्टरनेट लगा दीजिए और यहाँ पे एक NH2 ग्रुप आ जाएगा सॉरी, डबल रिंग है तो दूसरी रिंग आप यहाँ पे बना लेंगे। हर वर्टाइस पे जहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, और कार्बन है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन उसके साथ प्रेजेंट होगा ही, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा यहाँ इस तरफ, राइट। सो ये मेरी एक टिपिकल चेन है बेटा। इस चेन में सिर्फ पोजीशन चेंज कर दीजिए, मतलब यहाँ पे अमीन ग्रुप की जगह आप ऑक्सीजन लगा दीजिए, तो दैट इज ऑक्सोप्यूरिन, राइट। दिस इज ऑक्सोप्यूरिन। नंबरिंग कैसे करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने कंपाउंड है इसमें, 9 एटम्स है ना। नाइट्रोजन कितने हैं बेटा, नाइट्रोजन गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 एंड 5। सो आउट ऑफ 9 एटम्स 5 आर नाइट्रोजन, और एक में अमीन ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप होगा, है ना। कौन सी पोजीशन पे होगा, 6th पोजीशन पे होगा, और एक में ऑक्सीजन ग्रुप होगा। ऑक्सीजन किस में होगा, अब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उसे हम ऑक्सोप्यूरिन नाम देते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सोप्यूरिन। 6th पोजीशन पे, इसलिए इसको हम बोलते हैं 6 ऑक्सोप्यूरिन, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद रखना तो काफ़ी आसान है आपको, क्योंकि 2 ही याद रखने पड़ेंगे इसमें। आपको सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स कर देनी है। स्टार्ट कीजिए रिंग को यहाँ से, इस नाइट्रोजन से आप स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे घूम कर ये पूरी रिंग कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज हाउ आई गेट एडेनाइन एंड ग्वानाइन, फाइन। एडेनाइन और ग्वानाइन, अब जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करते हैं ना बेटा, तो एडेनाइन के साथ थाइमीन पेयर करता है और ग्वानाइन के साथ साइटोसाइन बॉन्ड करता है, आई मीन साइटोसाइन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, राइट। सो इसमें 2 रिंग्स हैं, वन इज पाइरिमिडीन रिंग, और जो दूसरी रिंग होती है उसे इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। इमिडाजोल रिंग ये है मेरे पास, ठीक है, दिस इज इमिडाजोल रिंग, और ये वाली रिंग जो है दैट इज पाइरिमिडीन रिंग, है ना। नाइट्रोजन को आप काउंट कर सकते हैं, इस रिंग में नाइट्रोजन 2 है, ये 1 और 2, और इस रिंग में मेरे पास नाइट्रोजन रिंग के अंदर नाइट्रोजन 2 है और एक रिंग के बाहर है, राइट, एंड रेस्ट विल बी नंबर ऑफ कार्बन। सो दिस इज हाउ आई हैव डिस्कस प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स विथ यू। अब देखिएगा, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, नाइट्रोजन बेस हमेशा किसी शुगर के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और शुगर के साथ जो नाइट्रोजनस बेस का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं, जैसे ये मेरी शुगर है, इस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जब कंबाइन होता है तो इन दोनों के बीच में जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन वाटर के रिमूवल से होता है, ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये जो इतना स्ट्रक्चर है, सिर्फ इतना स्ट्रक्चर, इसे हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अगर इसके ऊपर आप एक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देंगे देन इट बिकम्स एन एक्टिव न्यूक्लियोसाइड एंड देन वी विल स्टार्ट कॉलिंग इट एज न्यूक्लियोटाइड। तो तब ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन ले लेगा। अब देखिएगा हमारी नाइट्रोजनस बेस जो है उसका N3 है ना, ऐसे याद रखेंगे, N3 ऑफ पाइरिमिडीन शुगर के साथ कंबाइन होता है,
ठीक है, शुगर के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन बनाता है? N3 बनाता है अगर आप पायरिमिडीन्स की बात करो, पर अगर आप प्यूरिन्स की बात करोगे तो N9 जो है, N9 ऑफ प्यूरिन्स विल फॉर्म बॉन्ड विद शुगर। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, है ना। N3 और N9 नाइट्रोजनस बेस का N3 अगर मेरे पिरिमिडीन्स बॉन्ड बना रहे हैं और प्यूरिन बना रहे हैं तो N9, आई विल शो यू। ये सपोज मेरे प्यूरिन्स है बेटा, तो प्यूरिन के लिए कौन सा रहेगा? N3, है ना। मतलब ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये वाला जो नाइट्रोजन है ये बॉन्ड बनाएगा, है ना। और ये मेरे पायरिमिडीन्स, तो N3 ऑफ पायरिमिडीन, आई एम सो सॉरी, N3 ऑफ पायरिमिडीन, तो ये नंबरिंग कैसी चलेगी? 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे, राइट। तो इस तरीके से हमारे प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, मतलब शुगर के साथ बॉन्ड बनेगा। तो अगर प्यूरिन है बेटा, तो प्यूरिन के लिए जब भी मैं बॉन्ड फॉर्म करूंगी, शुगर के साथ अटैच करूंगी, तो शुगर के साथ मैं कौन से कार्बन पे अटैच, कौन से नाइट्रोजन से मैं उसे लिंक करूंगी? दैट वुड बी माई N3, right? If it is pyrimidine and if it is purine, तो that would be N9, purine N9, right? बस एक याद रख लीजिए, दूसरा आपको याद रह जाएगा। तो प्यूरिन से N9। अब अगर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करूँ तो जो फॉस्फेट है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपकी शुगर है ना, इस शुगर में शुगर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है CH2OH OH 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 एंड CH। तो ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना बेटा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी भी नाइट्रोजनस बेस से बॉन्ड बनाएगा। ये मेरी सपोज डबल मेम्ब्रेन है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये वाला H और इस शुगर का H जो है, इन दोनों को मिला देंगे तो H2 रिमूव हो जाएगा। मतलब कौन सी प्रोसेस हो जाएगी यहाँ पे? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर का रिमूवल हो जाएगा, और वाटर के रिमूव होने से ये जो मेरी शुगर है, ये शुगर अल्टीमेटली बॉन्ड बना लेगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लेगी, किसके साथ? नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब अगर आपको फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है ना बेटा, तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने के लिए मुझे ये वाला CH2OH लगेगा। कैसे देखिएगा? CH OH, है ना, मैंने ऐसा लिख दिया इसे। तो अब ये जो OH है ये कनेक्ट करता है विथ H3PO4, ये OH OH एंड दिस इज OH, ठीक है। अब वाटर का रिमूवल किस पोजीशन से होता है? ये इस पोजीशन से इनके बीच में पानी निकल गया। अब एक एसिड है बेटा, एक ग्रुप कैसा है? फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज एसिड, और ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल है। तो एक एसिड और एक अल्कोहल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, मतलब दो अलग अलग ग्रुप्स हो गए। तो ये बॉन्ड कैसा हो गया? एस्टर बॉन्ड। दिस इज फॉस्फो, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड है, इसीलिए दिस बॉन्ड इज नाउ फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। आपने अभी एक फॉस्फेट अटैच किया है, आप चाहें तो और एक फॉस्फेट अटैच कर दें, लेकिन तब ये बॉन्ड डाई एस्टर नहीं कहलाएगा। डाई एस्टर हमेशा तब बनता है बेटा जब एक फंक्शनल ग्रुप और कोई हो और दूसरा अलग फंक्शनल ग्रुप हो, मतलब दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बीच में डाई एस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड बनेगा, दिस विल नॉट बी अ डाई एस्टर बॉन्ड, इसे हम अलग नाम देंगे। तो अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं, तो सपोज मैंने यहाँ पे सिर्फ P लिख दिया, वेट, इसी को इरेज कर देते हैं बेटा और यहीं पे लिख देते हैं फॉस्फेट। यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है फॉस्फेट। अब आप जब दूसरा फॉस्फेट अटैच करोगे, तो क्योंकि ये भी फॉस्फेट है, एसिड है मतलब, और ये भी एसिड है, दोनों एसिड है, इसलिए यहाँ पे डाई एस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा या एस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा। तो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड सिर्फ यहीं पे, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड सिर्फ यहीं पे बनेगा। ये शुगर जब किसी अगले न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगी, मतलब यहाँ मैंने एक शुगर डाल दी और यहाँ पे मैंने CH2, इसके CH2 ग्रुप से, CH2OH ग्रुप से ये कनेक्ट हो गया। तो एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड ये था, दूसरा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड ये हो गया। अब ये कहलाएगा फॉस्फो डाइएस्टर। आया डिफरेंस समझ में? आपको कब इसे फॉस्फो डाइएस्टर बोलना है और कब इसे सिर्फ फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोलना है। सो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे सिर्फ इट इज एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। इन दोनों के बीच में जो बना है उसे हम बोलेंगे डाई। अब दो हो गए ना, एक ये और एक ये, तो अब जो बॉन्ड बनेगा दैट इज फॉस्फो डाई एस्टर।
आई बात समझ में? दिस इज हाउ वी अटैच वन न्यूक्लियोटाइड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होता है। तो फॉस्फेट हमेशा एस्टर बॉन्ड बनाएगा बेटा, विच इज अ कोवेलेंट बॉन्ड विद द फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। मतलब अगर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस हो, शुगर हो और उसके साथ लिंक्ड क्या हो, फॉस्फेट ग्रुप, सो दिस एंटायर यूनिट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। इसे हम, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और अगर आप नाइट्रोजनस बेस और सिर्फ शुगर को कनेक्ट करें तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। मतलब ये अभी इनकम्प्लीट है, ये अभी एक्टिवेटेड नहीं है। तो फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करने के बाद इट बिकम्स एक्टिव, राइट। तो देखिए कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो बनता है इट इज विद द फिफ्थ कार्बन, ठीक है। ये आपका जो फिफ्थ कार्बन है, इस फिफ्थ कार्बन से मतलब शुगर का फिफ्थ कार्बन, दिस इज व्हाट, पेंटोज शुगर, है ना। ये पेंटोज शुगर है। अगर इसके सेकंड पोजीशन से अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप का OH जो है वो रिमूव कर दें, यहाँ पे OH नहीं दिख रहा था ना, मैंने ऐड किया है वो। अगर आप इस OH को हटा दें, कौन से कार्बन से, याद रखिएगा सेकंड कार्बन से। तो अगर सेकंड कार्बन पे O ग्रुप नहीं है, O इज नॉट प्रेजेंट, तो इट बिकम्स डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये क्या हो जाती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और अगर सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन है तो दैट वुड बी राइबोज शुगर। फाइन। तो देखिए हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था बेटा इसकी फर्स्ट कार्बन से, दिस इज फर्स्ट कार्बन और वो मेरा नाइन्थ कार्बन है, नाइन्थ नाइट्रोजन है, सॉरी। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है और ये बॉन्ड कौन सा है, दिस बॉन्ड इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये शुगर है और यहाँ पे फॉस्फेट है, सॉरी। तो ये बॉन्ड कैसा बना है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दिस इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। आगे बात समझ में, कहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सेम बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बेटा अगर ये राइबोज शुगर है, बस डिफरेंस क्या आएगा, राइबोज शुगर में आपको यहाँ पे O भी दिख रहा होगा, ठीक है। अभी O नहीं है इसलिए दिस इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। सो दिस इज हाउ ओनली शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड एंड शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस योर न्यूक्लियो आई मीन नाइट्रोजनस बेस इज न्यूक्लियोटाइड। तो अगर तीनों एंटिटीज मिल जाएं तो एक एक्टिव न्यूक्लियोटाइड बन जाता है जो कि डीएनए में अटैच होने के लिए केपेबल है, डीएनए में फिट हो सकता है। सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो दिस इज नाइन्थ नाइट्रोजन, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सिक्स्थ कार्बन, है ना। सिक्स्थ कार्बन से फॉस्फेट जुड़ेगा, फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ेगा, हमारा नाइट्रोजनस बेस। अब अगर आपने एडेनाइन को सिर्फ राइबोज शुगर से कंबाइन किया है तो एडेनाइन प्लस राइबोज इज नोन एज एडिनोसाइन, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन। और इसी तरह अगर ग्वानाइन प्लस राइबोज है तो उसे हम ग्वानोसाइन बोलते हैं। मतलब आपने ये देखना है बेटा कि इसके आगे डीऑक्सी लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर डीऑक्सी लिखा है तो समझ जाइएगा वो डीएनए का शुगर की बात कर रहा है, और अगर डीऑक्सी नहीं लिखा है इसका मतलब वो आरएनए की शुगर की बात कर रहा है। सो यहाँ पे ये सारी शुगर्स जो है ये आरएनए की शुगर्स हैं, है ना। शुगर प्लस मतलब नाइट्रोजनस बेस, तो दिस इज व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। सो ये किसका न्यूक्लियोसाइड बनाया है हमने, आरएनए का, और वो न्यूक्लियोसाइड किसका है, डीएनए का, ठीक है। अभी इस पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड नहीं है, राइट। सो अगर राइबोज शुगर और साइटोसाइन कनेक्ट होता है तो वी कॉल इट एज साइटिडीन। ऐसे ही साइटोसाइन प्लस डीऑक्सीराइबोज कनेक्ट होता है तो डीऑक्सीसाइटिडीन, राइट। थाइमीन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है तो डीऑक्सीथाइमिडीन, और वहां पे यूरेसिल प्लस राइबोज कनेक्ट होता है तो इट इज कॉल्ड एज यूरिडाइन। फाइन। तो ये हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अब इस पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दीजिए तो दैट बिकम्स योर न्यूक्लियोटाइड। सिंस फॉस्फेट प्रोवाइड्स एनर्जी, है ना। अब आप एडेनाइन प्लस फॉस्फेट प्लस शुगर इज ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैं इसको शुगर भी लिख रही हूँ। तो ये अगर ऑलरेडी कनेक्टेड है तो दिस बिकम्स योर न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बन जाता है आपका, न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड कैसा है, AMP, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, है ना। दिस इज एडेनोसाइन, एक ही फॉस्फेट है तो इट इज मोनोफॉस्फेट। इसी तरह बेटा ये डाईफॉस्फेट भी बन सकता है, ट्राईफॉस्फेट भी बन सकता है, लेकिन हम यूजुअली नहीं बनाते सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे सिर्फ उतना ही फॉस्फेट चाहिए, हमें एक ही फॉस्फेट से काम चलता है। सो वी डोंट ऐड मोर फॉस्फेट ग्रुप बट वी कैन ऐड।
ऐसे ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट होगा CMP विच इज साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, एंड अनदर इज TMP थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, है ना, ये थाइमोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरीके से ये हमारे एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। ये जितने भी हैं आपके सामने दीज आर एक्टिव न्यूक्लियोटाइड। यूरिडीन प्लस फॉस्फेट इज यूरिडाइलिक एसिड। यहाँ पे यूरिडीन, क्योंकि यह यूरेसिल जो है वो डीएनए में नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे आपको नाम थोड़ा अलग दिख रहा होगा, यूरिडाइलिक एसिड, बट रेस्ट ऑल आर सेम। डीऑक्सीसाइटिडीन, मतलब ये साइटोसाइन प्लस शुगर है, इससे तुमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया तो इट बिकम्स डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड, राइट। इट इज फुल ऑफ एटीपी, इट इज फुल ऑफ एनर्जी, आई मीन। साइटिडाइन प्लस फॉस्फेट इज साइटिडाइलिक एसिड, ये आरएनए का हो गया। डीऑक्सीथाइमिडीन प्लस फॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड, ये डीएनए का हो गया। तो जिससे आप कनेक्ट करेंगे, डीऑक्सी राइबो शुगर से कनेक्ट करें तो आप बोल दीजिएगा डीएनए का है, और राइबो शुगर से कनेक्ट कर दें तो बोल दीजिएगा कि आरएनए का है, राइट। अब ये न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में पॉलीमराइज होना शुरू करते हैं, ये आपस में बहुत सारे ग्रुप्स बना लेते हैं, और ग्रुप्स बना के ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक पॉलीमर में, ठीक है। एंड दैट पॉलीमर इज आइदर योर डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो है आरएनए जो है ये आपको प्लांट का जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में मिल सकता है, वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में मिल सकता है ना। तो प्लांट और वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जबकि डीएनए एनिमल्स का जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड फ्यू वायरसेस एज वेल। तो ये एनिमल्स का और कुछ वायरसेस का भी जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज माय डीएनए। सो दिस इज हाउ न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज फॉर्म्ड। These are the bases which we already talked about कि एक नाइट्रोजनस बेस होगा, एक फॉस्फेट होगा और एक पेंटोज शुगर होगा, ठीक है। पेंटोज शुगर से कनेक्ट होगा नाइट्रोजनस बेस थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इस तरफ कनेक्ट होगा हमारे जो फिफ्थ कार्बन से कनेक्ट क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप। सो दैट गिव्स यू एक्टिव न्यूक्लिक एसिड, राइट। ऐसा स्ट्रक्चर मेरा डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है, फाइन। आरएनए जो है इट इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए कभी भी डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है मेरे पास। आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए क्यों डबल स्टैंडर्ड नहीं है बेटा, अगर ये डबल स्टैंडर्ड हो गया ना तो ये फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो इट हैज टू बी सिंगल स्टैंडर्ड। और अगर डीएनए की मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी के रीजन से इट हैज टू बी डबल स्टैंडर्ड। तो डीएनए इज ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड हीलिकल स्ट्रक्चर, राइट। इट इज डबल स्ट्रैंडेड, मतलब डबल हीलिकल भी बोल सकते हो आप। और इसके दोनों स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। इस स्ट्रक्चर के बारे में हमें वॉटसन और क्रिक ने बताया था, जिसके लिए 1963 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। और वॉटसन और क्रिक ने एक डेटा यूज किया था विच वाज ऑब्टेन फ्रॉम रोजालिंड फ्रैंकलिन, जिन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर की थी। जो एक कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए हमारे पास अवेलेबल होता है दैट इज बी फॉर्म ऑफ डीएनए। रेस्ट फॉर्म्स वी हैव ए डीएनए, जेड डीएनए, है ना, ई डीएनए, ऐसे हमारे पास अलग अलग डीएनए के फॉर्म्स हैं, जिनमें से बी डीएनए इज द कॉमन फॉर्म विच इज अवेलेबल। इवन वॉटसन क्रिक का जो मॉडल था दैट वाज बेस्ड ऑन बी मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, राइट। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और दोनों हीलिक्स जो है ये अपोजिट स्ट्रैंड या अपोजिट मूवमेंट करते हैं, एक ऊपर से नीचे आता है, एक नीचे से ऊपर आता है। मतलब डीएनए की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, या 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी हो सकती है, ठीक है। ये कंप्लीट टर्न जो है मेरे डीएनए का, मतलब ये टर्न जो है, ये कंप्लीट टर्न मेरे डीएनए का हो जाता है एट अराउंड 3.4 नैनोमीटर, जिसके अंदर लगभग 10 से 10.5, हम ऐसा बोलते हैं 10.5 बेस पेयर आती है, आप उसे 10 मान लीजिए, 10 बेस पेयर आती है। ये हीलिक्स जो है ना, ये जो स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों कहीं पे भी ज्वाइन नहीं हो रहे बेटा, ये ऐसे हैं, मतलब ये ऐसे मूव कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली क्रिस क्रॉसिंग ईच अदर, तो कहीं पे भी क्रिस क्रॉस नहीं है। जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो होता है, सपोज एडेनाइन और ग्वानाइन कनेक्टेड है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 3.3 नैनोमीटर, राइट। मतलब दो नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो गैप होगा दैट विल बी 0.34 नैनोमीटर, इस तरीके से।
इससे कम गैप अगर हुआ ना तो आपका डीएनए जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तो फॉर स्टेबिलिटी रीजंस दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का गैप जो होता है वो प्रॉपर होता है एंड इट इज फिक्स 0.34 नैनोमीटर। डीएनए का पिच मतलब डायमीटर ये 20 एमस्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। दिस इज द डायमीटर ऑफ डीएनए, मतलब ये एमस्ट्रॉन्ग 20 एमस्ट्रॉन्ग का इसका डायमीटर होता है, या आप उसे 2 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं, वट एवर यू कॉल लाइक। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, जहां पे आप नोटिस कर सकते हैं बेटा ये एक स्ट्रैंड है, दिस इज वन स्ट्रैंड एंड दिस इज सेकेंड स्ट्रैंड। ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से कंबाइन है by the help of hydrogen bonds, ठीक है। so both the strands they combine with each other by the help of hydrogen bonds। ये मेरी शुगर है बेटा, इस शुगर के यहाँ से नाइट्रोजनस बेस कंबाइन है और फिफ्थ पोजीशन पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो अगर फिफ्थ पोजीशन के कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है तो जो एंड है वो क्या हो जाता है 3 प्राइम, और अगर थर्ड पोजीशन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको दिख रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज 3 प्राइम एंड, है ना, प्राइम हियर फॉर कार्बन। तो वन इज 3 प्राइम एंड अनदर इज 5 प्राइम, राइट। सो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं या दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स जो हैं वो हेलिकली कॉइल्ड होते हैं, एक कॉमन एक्सिस पे दोनों टर्न होते हैं और इन दोनों के बीच में एक डायमीटर बनता है दैट इज कॉल्ड एज 20 एमस्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हमारे पास एक मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव भी बनता है, ये जो एरिया है ना दिस इज कॉल्ड एज मेजर ग्रूव, ठीक है, जिसमें आपको ज्यादा स्पेस दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज मेजर ग्रूव, और ये जो है दिस इज कॉल्ड एज माइनर ग्रूव। तो वन इज मेजर एंड अनदर इज माइनर ग्रूव, right? This is how the structure of nucleotide is or our DNA is, right? So both the strands they run parallel, both the strands are complementary to each other। complementary pairing का रूल चारगाफ ने प्रपोज किया था बच्चों, एरविन चारगाफ नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये बताया था कि हमेशा एडेनाइन के साथ थाइमीन बेस पेयर करता है बाय डबल बॉन्ड और ग्वानाइन साइटोसिन से बेस पेयर करता है बाय ट्रिपल बॉन्ड। तो एडेनाइन और थाइमीन दोनों कंबाइन होते हैं और हमेशा इसी फैशन में होंगे, मतलब मैं अगर बोलूँ तो जितने एडेनाइन होंगे, सपोज अगर 200 एडेनाइन है तो 200 ही थाइमीन भी होंगे, अगर 800 ग्वानाइन है तो 800 ही साइटोसाइन भी होंगे, राइट। तो हमेशा एक प्यूरिन कंबाइन होता है विद वन पाइरिमिडीन, और ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो प्यूरिन और पाइरिमिडीन्स की रिंग है आपने देखी है कि दोनों प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स की रिंग्स में डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस है, एक डबल रिंग है और एक सिंगल रिंग है। तो ऐसा होने से दोनों रिंग्स का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग हो जाता है, हम एक लाइटर रिंग को एक हेवियर रिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग रूल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग रूल जो है वो इसी रूल के हिसाब से है, दैट इज एडेनाइन विल बेस पेयर विद थाइमीन एंड ग्वानाइन विल बेस पेयर विद साइटोसाइन बाय द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स। लेकिन ये रूल आरएनए में एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आरएनए में एप्लीकेबल? क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, हम एसएस आरएनए लिखते हैं और डीएनए के लिए हम डीएस डीएनए लिखते हैं। डीएस डीएनए से मेरा मतलब है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और एसएस आरएनए से मेरा मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो दोनों के बीच में यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होता है सिंस इट इज डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन चूंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग नहीं शो करेगा, कभी नहीं शो करेगा, राइट। पोलैरिटी दोनों में होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दिस इज हाउ पोलैरिटी इन द डीएनए एंड आरएनए एग्जिस्ट। अब अगर किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल की बैकबोन की मैं बात करूं तो बैकबोन हमेशा शुगर फॉस्फेट की होती है, सॉरी शुगर एंड फॉस्फेट की ही बैकबोन होती है। तो एक शुगर उससे कनेक्टेड फॉस्फेट, ये दोनों हमेशा बैकबोन में चलेंगे और ऊपर से नीचे तक ही बैकबोन में चलेंगे। बीच में क्या आएगा? दोनों स्ट्रैंड्स के सेंटर में आएंगी नाइट्रोजनस बेस और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अब तक हमने टोटल 3 बॉन्ड्स पढ़े हैं, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पढ़ लिया है, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ लिया है और ये तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ रहे हैं जो कि डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रखने के लिए केपेबल है, मतलब स्टेबलाइजिंग फैक्टर कह सकते हैं आप इसे, राइट। और यही डबल बॉन्ड्स जब ब्रेक होते हैं
ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसके जब डबल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो ऐसे डीएनए को ये आप हीट से ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपने इसमें हीट सप्लाई कर दी तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे और अब उसे मैं क्या कहूंगी, डीनेचुरेशन, राइट। डीएनए के स्ट्रक्चर में जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसमें टर्न्स देखिएगा बेटा, ये जब एक टर्न होता है डीएनए का तो इस एक टर्न में मेरे पास 10 बेस पेयर्स होते हैं, राइट। 10 बेस पेयर्स और एक कंप्लीट टर्न 3.4 नैनोमीटर पे होता है, प्लस राइज जो है मतलब एक नाइट्रोजनस बेस और दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच में एक एंगल जो बनता है बेटा वो राइज, उसे बोलते हैं राइज, एनसीईआरटी में लिखा है राइज बोलते हैं उसे, और उसे 0.34 नैनोमीटर पे एक नाइट्रोजनस बेस और दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच में गैप आता है। इस तरीके से मेरा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसका स्टेबल स्ट्रक्चर है। मतलब अगर डीएनए के फंक्शन को स्टेबिलिटी कोई प्रोवाइड करता है तो वो यही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस का राइज मतलब एंगल जो है वो 0.34 नैनोमीटर पे आएगा।